मोनू अपने पापा राजन का इंतजार करते करते सो गया। सोने से पहले तक वो अपनी माँ रेखा से यही सवाल पूछता रहा कि उसके पापा कब आएंगे। राजन आया, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी। जैसे ही रेखा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि राजन फिर से शराब के नशे में धुत था। आप फिर पीकर आए? हाँ तो तेरे बाप के पैसों की नहीं पीता मैं। मोनू आपका इंतजार करता करता सो गया। आपने उसे मेला ले जाने का प्रॉमिस किया था। अरे चुप हो जा, वरना दूंगा एक उल्टे हाथ का। प्रॉमिस किया था, जब देखो खर्चा। मेला तेरे बाप का है क्या? तुम माँ बेटे के शौक तो कभी पूरे ही नहीं होते। अरे बस 12,000 रुपए की तनख्वाह में राशन लाऊं, किराया दूं या तुम्हें अय्याशी कराने मेला ले जाऊं? हैं? और दारू पीने के पैसे हैं आपके पास? चुप, बिल्कुल चुप। अब एक और शब्द बोला ना तो कसम से यहीं गाड़ दूंगा तुझे। बढ़िया ही जुबान लड़ाने वाली। चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना। रेखा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। राजन ऐसे ही अक्सर शराब पीकर आता और रेखा के साथ यूं बदतमीजी करता। ये सब देखकर रेखा का खून खौलता था, पर वो मजबूर थी। फिर अगले दिन, रेखा, ओ रेखा, अरे कहाँ मर गई थी? जी माँ जी, मैं मोनू को स्कूल छोड़ने गई थी। कल रात में क्या हुआ था री? राजन इतना गुस्से में क्यों था? कुछ नहीं हुआ माँ जी। कुछ तो हुआ था, जरूर तेरी ही गलती रही होगी। जब देखो मेरे बेटे की जान खाए रहती है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया था। आपके बेटे ने मोनू को मेला ले जाने का वादा किया था, पर हमेशा की तरह वो देर से आए। और तुझे क्या लगता है मेरा बेटा सारा दिन खाली बैठा रहता है? अरे वो बेचारा सारा दिन काम करता है ताकि हम लोगों का पेट पाल सके, और तू है कि सारा दिन बस किच 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 किच। रेखा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। राजन शराब पीकर उसे गालियां देता तो उसकी सास सावित्री भी उल्टा उसे ही बातें सुनाती थी। वो बस खून के घूंट पीकर रह जाती थी। ऐसे ही एक शाम, रेखा तुझे दिखता नहीं है, घर में चावल का एक दाना नहीं है। ये सब भी क्या मैं ही देखूं? नहीं माँ जी, मैं लेकर आती हूँ, आप बस पैसे दे दीजिए। ये ले 100 रुपए, और बचे हुए पैसे वापस मुझे देना। रेखा अपनी सास से पैसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़ी। उसने चावल खरीदे और वापस घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके आगे आगे एक लड़की जा रही थी। उसके पास भी थैली में कुछ सामान था। अचानक चलते हुए उसका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर जोर से गिर पड़ी। पैर में लगी चोट की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये देखते ही रेखा दौड़कर उसके पास गई। अरे आप ठीक तो है ना? अब पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है आपके पैर में मोच आ गई है। आपका ध्यान किधर था दीदी? अरे यार, वो ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया था तो ध्यान मोबाइल में था, इसीलिए पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपको सहारा देती हूँ, चलिए उठिए। रेखा ने शालिनी का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर खड़ा किया। इसके बाद रेखा ने उसका थैला लिया और उसे लेकर आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। बस मैं यही रहती हूँ। ये आपका घर है? अरे नहीं, मैं तो यहाँ पीजी में रहती हूँ, मतलब किराए पर। वैसे तो मैं लखनऊ की हूँ, यहाँ तो मैं एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। अच्छा, अब दीदी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे? आपने मेरी इतनी हेल्प की है, कम से कम एक कॉफी तो पीकर जाइए ना। नहीं दीदी, फिर कभी। वो क्या है ना, मैं अगर जल्दी घर नहीं पहुंची तो मेरी सास क्या करेंगी आपकी सास? कुछ नहीं दीदी, मैं जाती हूँ, ओके बाय। पर आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम रेखा है दीदी, और आपका? मेरा नाम शालिनी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इसके बाद रेखा तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गई। रास्ते में रेखा शालिनी के बारे में ही सोच रही थी। फिर घर पहुँचते ही, आ गई महारानी, चावल लाने क्या दूसरे शहर चली गई थी? माँ जी, वो रास्ते में एक लड़की गिर गई थी, उस बेचारी का पैर। हाँ ठीक है, जा आप जल्दी जाकर खाना बना। माँ जी, वो आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ, बोल। माँ जी, वो गांव से चिट्ठी आई थी, चंदो की शादी तय हो गई है, तो मुझे अगले महीने की 3 तारीख को गांव जाना होगा। हाँ तो तुम मुझसे क्यों बोल रही है? राजन को बता जाकर। उन्हें तो मैं बता दूंगी, पर माँ जी मुझे एक साड़ी लेनी थी। इनसे कहूंगी तो गुस्सा करेंगे, तो आप मुझे एक साड़ी दिला दो ना। अरे तेरी सहेली की ही शादी है ना, सगी बहन की तो नहीं। कोई भी पुरानी साड़ी निकाल कर धो ले, प्रेस करके बढ़िया चकाचक करके पहन ले, समझी? रेखा को अपनी सास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर वो क्या करती। तो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चुपचाप चली गई। चंदो उसकी बचपन की दोस्त थी और उसकी शादी में पहनने के लिए उसके पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। फिर उसी शाम, सुनिए जी, चंदो की शादी तय हो गई है, अगले महीने गाँव जाना है। आप मेरे और मोनू के साथ चलोगे ना? तेरी सहेली है तो तू जा, मुझे नहीं जाना कहीं भी। वैसे भी तेरी सहेली की शादी के लिए मैं अपनी छुट्टी क्यों खराब करूं? अच्छा सुनिए, वो एक साड़ी लेनी थी मुझे। पहले ही बहुत खर्चा हो गया मेरा, तो दिमाग मत खराब कर मेरा, समझी ना? ऐसे ही कई दिन गुजर गए और फिर वो भी तारीख आ गई जब रेखा को चंदो की शादी के लिए निकलना था। गांव जाने के लिए आखिरी ट्रेन रात के 10 बजे थी, मगर रेखा मोनू के साथ शाम के 7 बजे से ही तैयार बैठी थी राजन के इंतजार में। पापा कब आएंगे माँ?
अभी तो ट्रेन आने में देर है बेटा, वो आ जाएंगे। ऐसे ही 2 घंटे और गुजर गए। अब रेखा को चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि अगर राजन नहीं आया तो फिर वो क्या करेगी। और हुआ भी वैसा ही। राजन नहीं आया, ट्रेन का टाइम निकल गया। मोनू सो गया और रेखा गुस्से में राजन का इंतजार करने लगी। रात के करीब 2 बजे राजन शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और फिर, क्या ऐसा क्या देख रही है, जा सो जा। आज मुझे गांव जाना था, आपने कहा था आप मुझे और मोनू को बस स्टैंड छोड़कर आएंगे। हाँ तो काम बहुत था मुझे, वैसे भी सहेली तो है, कह देना कि तू बीमार हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा, उससे झूठ बोलकर मैं शादी छोड़ दूं और आप शराब मत छोड़ देना। तुझे पिटने का मन है क्या है? हाँ मार डालो, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी एक शराबी और गैर जिम्मेदार आदमी के साथ। क्या बोली? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। राजन ने रेखा के गाल पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। रेखा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सावित्री भी उठ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उधर मोनू अपनी माँ को बचाने के लिए आगे आ गया। अभी क्या, अभी निकल मेरे घर से, चल, और इसे भी साथ ले जा, मुझे नहीं चाहिए ना तू और ना ये, चल निकल यहाँ से। ये कहकर राजन ने रेखा और मोनू को घर से बाहर निकाल दिया। घबराई रेखा ने राजन से बहुत मेहनत की कि वो कम से कम मोनू को अपने साथ रख ले, लेकिन राजन नहीं माना। फिर रेखा मोनू का हाथ थामे चलती रही। चलते चलते वो एक चौराहे पर पहुंच गई जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, पर रेखा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, अरे रेखा दीदी। कौन? अरे रेखा दीदी मैं हूँ, पहचाना? उस दिन मैं जब गिर गई थी। शालिनी रेखा को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर रेखा का मन तो कहीं और ही था। उसे इस तरह परेशान देखकर शालिनी ने उसे अकेले में ले जाकर उससे उसकी परेशानी पूछी। रेखा रोने लगी और सब कुछ कह डाला। और फिर, माफ करना रेखा दीदी, पर आपका पति जल्लाद है, जल्लाद, आप मेरे साथ चलो। शालिनी रेखा को अपने साथ अपने पीजी पर ले गई। और फिर, दीदी आप चिंता मत करो, जब तक आपका रहने का इंतजाम नहीं होता आप मेरे साथ यही रहो। अब आप यहाँ आराम से सो जाओ, मैं वापस अपने ऑफिस जा रही हूँ। इतनी रात को ऑफिस? आपको बताया था ना कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, तो हमारी जब रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, इसलिए हम लोग रात में काम करते हैं। कुछ खाने का मन हो तो किचन में जाकर बना लेना, ठीक है? हाँ दीदी भूख तो लगी है। अब आप अंडा पराठा खाओगी? मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। ऐसी बात है तो चलो, अब तो मैं अंडा पराठा खाकर ही वापस जाऊंगी। रेखा ने शालिनी और अपने लिए अंडा पराठा बनाया, जो कि वाकई बहुत बढ़िया था। फिर पराठा खाने के बाद, वाह रेखा दीदी मजा ही आ गया। आपको पता है कई बार हमें रात में खाने को तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर ऐसा पराठा मुझे और मेरे ऑफिस वालों को रोज मिल जाए ना तो कसम से मजा ही आ जाए। अब 1 मिनट दीदी, आप बनाओ ना हम सबके लिए ऐसे अंडे पराठे हर रोज। मैं कैसे? मेरे पास तो एक अंडा खरीदने के भी पैसे नहीं है। अरे आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। चलो फिर कल ही आपकी दुकान लगवाते हैं। अगले दिन शालिनी ने रेखा को अपने पैसों से अंडा पराठा बनाने के लिए बर्तन, ढेर सारे अंडे, मसाले और तेल खरीदवा दिया। और फिर कॉल सेंटर के ठीक बाहर रेखा ने एक मेज पर अंडा पराठा बेचना शुरू कर दिया। पहले दिन शालिनी अपने सारे ऑफिस के दोस्तों को रेखा की दुकान पर ले आई। सभी को रेखा के बनाए अंडे पराठे बहुत पसंद आए। और फिर न सिर्फ कॉल सेंटर से बल्कि आसपास के दूसरे ऑफिसेज और राह चलते लोग भी रेखा के पास अंडा पराठा खाने के लिए आने लगे। इस काम से कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो रेखा ने अपने लिए किराए पर कमरा भी ले लिया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और अब रेखा अच्छी कमाई कर रही थी। फिर एक दिन, रेखा देखो माँ, अपनी रेखा। अरे रेखा कैसी है तू यहाँ काम करती है? नहीं, ये दुकान मेरी अपनी है। पर आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग इस साल में? तू गई तो ये राजन दिन रात शराब पीने लगा। इसने बिस्तर पकड़ लिया। नौकरी तो गई ही, इसके इलाज में सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई। घर भी बिक गया बेटा। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई हमारी। अब तो बस तेरा ही सहारा है। अब हमारी मदद करेगी ना तू? रेखा ने अपनी सास के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक प्लेट में अपने बनाए हुए अंडे पराठे रखकर उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। मतलब साफ था कि अब रेखा किसी भूखे का पेट तो भर सकती थी, लेकिन फिर से उन खोखले रिश्तों के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। महेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीना और 2 बच्चे थे। महेश अंडे सप्लाई करने का काम करता था। स्वभाव का बहुत ही गुस्सैल और थोड़ा मक्कार किस्म का आदमी था। रीना उसके स्वभाव से बहुत ही परेशान थी। बच्चे भी अपने माता पिता के आने के बाद डरे सहमे से बैठे रहते। ये क्या बनाया खाने में है? जब देखो रोज दाल बना के रख देती है। जितने पैसे तुम घर में देते हो उससे सिर्फ दाल ही आ सकती है। सब्जी पता है कितनी महंगी है? मुझे नहीं खानी दाल वाल, मेरे लिए ऑमलेट बना के लाओ। रीना बहस करना सही नहीं समझती और रसोई में जाकर ऑमलेट बना लाती है। फिर बच्चों के लिए भी ऑमलेट बना देती है। माँ, तुमसे अच्छा ऑमलेट कोई नहीं बना सकता। सच में माँ, तुम्हारे जैसा कोई ऑमलेट नहीं बना सकता।
कितना टेस्टी होता है। बस बस, इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी माँ को। रीना जो कुछ भी करती है महेश को कभी भी पसंद नहीं आता। छोटी छोटी बातों को लेकर वो रीना से लड़ाई करता रहता। एक दिन दोपहर को बच्चे अभी स्कूल से आए ही थे कि एक आदमी रीना के पास भागा भागा आता है। भाभी, महेश दुकान से पैसे चुरा कर भाग गया है और उसने मालिक से कर्जा भी लिया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और कर्जा किसके लिए? हमें तो कर्जे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बस आपको बताने चला आया। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आएगी पूछताछ के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं क्या बोलूंगी? उस आदमी ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। वो रीना और बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जान जाती है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो ये बोलकर चले जाते हैं कि अगर वो घर आए तो हमें इत्तला कर देना। पुलिस के जाने के बाद रीना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों बच्चे आकर उसके आसपास बैठकर दिलासा देने लगते हैं। माँ, तू क्यों परेशान होती है? तेरे को पता ही था ना कि बाबा कैसे थे। हम है ना माँ, सब मिलकर कर लेंगे। रोते रोते रीना अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अब उसे सामने आगे का समय बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती। क्या काम करेगी ये भी वो नहीं सोच पा रही थी। अभी तो वो उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि महेश धोखा देकर चला गया है। 2-4 दिन इसी तरह निकल जाते हैं। मरता क्या न करता। आखिर में रीना को घर से काम के लिए निकलना ही पड़ा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। शाम के समय वो दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है कि तभी, माँ, बहुत तेज भूख लगी है तो हमारे लिए ऑमलेट बना दे, हम उसी के साथ रोटी खा लेंगे। तभी रीना को एक आइडिया आ जाता है। वो जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाकर लाती है और ऑमलेट बनाने का सामान लेकर आती है। अगले दिन सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद रीना सारा सामान और अंडे की 2 ट्रे और 2 ब्रेड के पैकेट लेकर बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान लगा लेती है। वो पहली बार इस तरह का काम कर रही थी जिसकी घबराहट उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी, 2 अंडे का ऑमलेट बना दो जरा, तीखा बनाना और 2 ब्रेड लगा देना, ठीक है? हाँ जी, अभी लीजिए, मैं बनाती हूँ। रीना फटाफट तवा गर्म करती है और उसके ऊपर ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट बनाकर घर की चटनी के साथ उस आदमी को ऑमलेट खाने को देती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह ऑमलेट खाया लेकिन इतना टेस्टी ऑमलेट है मैंने आज तक नहीं खाया भाई। है और चटनी ने तो 4 चांद लगा दिए भाई। कमाल का ऑमलेट बनाती हैं आप। हाँ, कमाल का। रीना उसे धन्यवाद बोलती है। तभी एक और आदमी अपने बेटे के साथ आता है। 2 प्लेट ऑमलेट बना दो, एक में तीखा कम रखना, ठीक है? ऑमलेट खाने के बाद वो आदमी भी ऑमलेट की बड़ी तारीफ करता है। भाई मैंने तो आज तक इतना परफेक्ट ऑमलेट नहीं खाया है। मिर्च मसाले का तो इतना परफेक्ट बैलेंस है कि वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। ये सुनकर रीना के अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जागता है। शाम तक रीना काफी सारे ऑमलेट बेचकर घर आती है। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को पहली बार काम से आता हुआ देखकर वो दोनों भागकर अपनी माँ के लिए पानी और चाय बना लाते हैं। माँ तो कितनी अच्छी है, तुझे हमारी कितनी फिक्र है। बाबा ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा और हमें इस हालत में छोड़कर चले गए। बस मेरे बच्चों, पीछे की सारी बातें भूल जाओ और आगे अपना भविष्य देखो। अब हम तीनों को मिलकर अपना आज अच्छा करना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। माँ, हम भी तेरे साथ शाम को ऑमलेट बनवाने में मदद किया करेंगे। हाँ माँ, हम स्कूल से आकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर शाम को आपके साथ मदद किया कर। तीनों माँ बेटे बड़े हौसले के साथ अगले दिन से अपना काम और अच्छे से शुरू करते हैं। अब शाम को रीना के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अमित और राहुल ग्राहकों को ऑमलेट सर्व करते थे। अब रीना ऑमलेट ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे और मसाला अंडे, मसाला ऑमलेट, बटर ऑमलेट और अंडा मैगी बनाने लगी। उसके पास अब हर तरह के ग्राहक आते और बच्चों को खासकर अंडा मैगी बहुत पसंद आती है। तीनों माँ बेटा बहुत मेहनत कर रहे थे। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है। राहुल और अमित सुबह दिल लगाकर पढ़ाई करते और शाम को अपनी माँ की मदद करते हैं। बस माँ, कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी भी करने लगेंगे। भाई मैं तो नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, मैं तो बस माँ के काम को आगे बढ़ा लूंगा। मैं कहता था ना माँ, तुझसे अच्छा ऑमलेट और कोई नहीं बनाता। देखो आज तुम्हारे हाथ का ऑमलेट कितना फेमस है। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, कितनी मेहनत करते हो,
देख लेना, एक दिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा। धीरे धीरे समय बीतता है और रीना के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। वो अपनी माँ का साथ इसी तरह देते हुए आ रहे थे। राहुल ने तो पहले से ही ठान लिया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो कहीं अपनी छोटी सी दुकान कर लेगा। माँ, क्यों ना हम लोग मिलकर एक दुकान ले लें? तुम्हारे ऑमलेट वैसे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बरसात भी आने वाली है, कितनी बार भारी बारिश की वजह से हम लोग रेडी नहीं लगा पाते। ये बात तो तूने 16 आने सच कही है। बरसात में कई दिन हमारे बगैर कमाई के ही निकल जाते हैं। माँ, राहुल ठीक कह रहा है। कल मैं और राहुल जाकर कोई दुकान देखते हैं, वहीं आसपास ही लोगों को पता चले हम लोगों की एक दुकान भी है। मैं जानती हूँ, मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं। वो जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे। अगले दिन दोनों भाई दुकान देख लेते हैं और किराया देने के बाद वो अपनी माँ के साथ वहां पर अपना काम शुरू करते हैं। अब रीना के हाथों का ऑमलेट लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग दूर दूर से भी वहां पर ऑमलेट खाने आने लगे थे। वहीं पास में बच्चों का एक इंस्टीट्यूट खुल गया। अब बच्चे वहां पर आते और सीधा रीना की दुकान पर बैठ जाते। राहुल अमित आज भी अपनी माँ की मदद करते हैं। आंटी, अपने हाथ का सबसे तीखा वाला ऑमलेट बनाना। मेरे लिए तो अंडे वाली मैगी बना देना। तूने कभी आंटी के हाथ की अंडे वाली मैगी खाई है? सच में मजा आ जाता है, इतनी टेस्टी कि पूछ मत। घर पर कई बार ट्राई किया पर आंटी के हाथों जैसा स्वाद कभी नहीं आया। अब मैं ज्यादा नहीं सोचती और मैगी खाने सीधा यहीं चली आती हूँ। रीना को बच्चों के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और वो और भी लगन और प्यार से उन बच्चों के लिए अंडे बनाती है। एक दिन रीना सुबह जब दुकान खोलने आती है तो देखती है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी अपनी दुकानों से अपना सामान निकाल रहे हैं। अरे भैया जी, क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा और ये लोग बाग अपनी दुकान से सामान क्यों निकाल रहे हैं? अरे बहन जी, आप भी अपनी दुकान का सामान जल्दी निकालो। जिस दुकानदार ने ये दुकान किराए पर दी है, यहाँ की सब दुकानें इल्लीगल हैं। हाँ, जिन्हें सरकारी महकमा के लोग बंद करने आने वाले हैं। ये सुनकर रीना अपना सर पकड़ लेती है कि अभी तो थोड़े से हालात सही होने शुरू हुए थे, अब ये क्या हो गया। वो अपने बेटों को फोन लगाती है और दोनों बेटे अपनी माँ की मदद के लिए आ जाते हैं। अब उन्हें दुकान का किराया दिए हुए 10 ही दिन हुए थे। रीना थोड़ा विचलित हो जाती है। वो लोग जैसे तैसे करके दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर ले आते हैं और सरकारी लोग आकर दुकानों पर ताला लगा देते हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जब भी थोड़ा समय अच्छा होने लगता है तभी कोई बड़ी मुसीबत आने लगती है। माँ तो फिक्र क्यों करती है, हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रीना अपने दोनों बच्चों के साथ वापस वहीं फुटपाथ से शुरू करती है जहां उसने पहली बार अंडे की रेडी लगाई थी। जैसा कि रीना को डर लग रहा था कि अब क्या होगा, फिर दोबारा से काम कैसे शुरू होगा। फिर ऐसा रीना के साथ कुछ नहीं हुआ। उसके हाथों का स्वाद लोगों को उसके पास खींच ही लाता है। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। रीना के हालात बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो अपने काम को आगे बढ़ाने का सोचने लगती है। राहुल को अपनी तरह ऑमलेट बनाना सिखा देती है। अब माँ बेटा दोनों मिलकर दोनों अलग अलग जगह पर दुकान लगाते हैं और दोनों जगह की आमदनी से उनके हालात बहुत ही अच्छे हो गए। अमित ने एक अच्छे से ऑफिस में जॉब कर ली। आखिर में एक गरीब अंडे वाली ने अपने आप का और अपने बच्चों का भविष्य बना ही लिया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।